हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका अपने चैनल आज क्लास में। जैसे आपको पता है बिहार बोर्ड ने अपना ऑफिशियल मॉडल पेपर इंटरनेट पर जारी कर दिया है और जो मॉडल पेपर इंटरनेट पर जारी हुआ है उसी मॉडल पेपर के आधार पर बिल्कुल ये नया मॉडल पेपर है जो बोर्ड एग्जाम 2021 के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो प्लीज़ आप लोग वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखिएगा। और आज की इस वीडियो में संस्कृत के दूसरे नंबर मॉडल पेपर को सॉल्व करेंगे जिसमें 100 ऑब्जेक्टिव प्रश्न है, लेकिन आज की इस वीडियो में मात्र 75 ऑब्जेक्टिव प्रश्न हम आपको बता पाएंगे। तो प्लीज आप लोग वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखिएगा। और ये जो 75 ऑब्जेक्टिव प्रश्न है ये बोर्ड एग्जाम 2021 के लिए काफी महत्वपूर्ण है। तो चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ में बेल आइकन को ऑल पे दबा लीजिएगा ताकि जब भी क्लास हो तो आपके पास नोटिफिकेशन पहुंचता रहे। तो आइए शुरू करते हैं पहले नंबर प्रश्न से। पहला नंबर प्रश्न है कि मुनिना पद में कौन सी विभक्ति है। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है कि मुनिना पद में कौन सी विभक्ति है। तो मुनिना पद में द्वितीय विभक्ति है, इसे आपको याद रखना है। यानी यहाँ पे बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। दो नंबर प्रश्न है कि समाज प्लस ठक से कौन सा शब्द बनेगा। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है कि समाज जोड़ ठक से कौन सा शब्द बनेगा। तो सामाजिक शब्द बनेगा, इसे आपको याद रखना है। यानी यहाँ पे बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। 3 नंबर प्रश्न है कि मति शब्द के द्वितीय बहुवचन का रूप कौन सा है। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है कि मति शब्द के द्वितीय बहुवचन का रूप कौन है। तो मतिता है, यानी यहाँ पे आपका सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। 4 नंबर प्रश्न है कि मंगलम पाठ में कैसे मंत्र संकलित है। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है कि मंगलम पाठ में कैसे मंत्र संकलित है। तो पदात्मक है, ये आपको याद रखना है। यानी यहाँ पे बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। 5 नंबर प्रश्न है कि गोदान किस संस्कार का मुख्य कर्म है। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है कि गोदान किस संस्कार का मुख्य कर्म है। तो केशांत संस्कार का क्या है, मुख्य कर्म है, इसे आपको याद रखना है। यानी यहाँ पे सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है, तो एक भी प्रश्न आप स्किप मत कीजिएगा। वीडियो को प्लीज आप लोग शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखिएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न। 6 नंबर प्रश्न है यहाँ पे कि जहाती किस धातु का रूप है। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है 6 नंबर कि जहाती किस धातु का रूप है। तो हा धातु का रूप है, इसे आपको याद रखना है। यानी यहाँ पे बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न। 7 नंबर प्रश्न है कि अधिकरण कारक में कौन सी विभक्ति होती है। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है कि अधिकरण कारक में कौन सी विभक्ति होती है। तो सप्तमी विभक्ति होती है, इसे आपको याद रखना है। यानी यहाँ पे डी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न। 8 नंबर प्रश्न है कि कड़स्य दान वीरता पाठ के कवि कौन है। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है कि कड़स्य दान वीरता पाठ के कवि कौन है। तो भास है, इसे आपको याद रखना है। यानी यहाँ पे ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है, तो एक भी प्रश्न आप स्किप मत कीजिएगा। वीडियो को प्लीज आप लोग शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखिएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। 9 नंबर प्रश्न है कि गायक प्लस टाप से कौन सा शब्द बनेगा। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है कि गायक जोड़ टाप से कौन सा शब्द बनेगा। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है, तो गायिका शब्द बनेगा, इसे आपको याद रखना है। यानी यहाँ पे बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न। 10 नंबर भी प्रश्न काफी महत्वपूर्ण है कि अथर्ववेद में कितनी मंत्र दर्शनवती ऋषिकाओं का उल्लेख है। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है कि अथर्ववेद में कितनी मंत्र दर्शनवती ऋषिकाओं का उल्लेख है। तो 5 है, इसे आपको याद रखना है। यानी यहाँ पे पंच क्या हो जाएगा, बिल्कुल ही सही हो जाएगा। यानी यहाँ पे ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न। यहाँ पे 11 नंबर प्रश्न है कि नीति श्लोका पाठ किस ग्रंथ से संकलित है। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है 11 नंबर कि नीति श्लोका पाठ किस ग्रंथ से संकलित है। तो ये विदुर नीति से संकलित है, इसे आपको याद रखना है। यानी यहाँ पे बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न। 12 नंबर प्रश्न है कि मोहना डैश संस्कृता पठती वाक्य में रिक्त स्थान में कौन सा शब्द होगा। इसमें से आपको बताना है कि जो ये खाली स्थान है इसमें कौन सा शब्द होगा। तो यहाँ पे प्रश्न है कि मोहना डैश संस्कृता पठती, इस वाक्य में रिक्त जो स्थान है, जो ये खाली स्थान है, इसमें कौन सा शब्द होगा। तो यहाँ पे देखिए ये क्या होगा, यहाँ पे होगा शिक्षकात। यानी यहाँ पे सी ऑप्शन क्या होगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। यहाँ पे क्या होगा,
शिक्षकात होगा, यानी मोहना शिक्षकात संस्कृता पठती, यानी यहाँ पे सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 13 नंबर प्रश्न है कि स्वामी दयानंद का जन्म कब हुआ था। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है कि स्वामी दयानंद का जन्म कब हुआ था, तो 1824 ईस्वी में हुआ था, इसे आपको याद रखना है, यानी यहाँ पे बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। और किस राज्य में हुआ था, तो गुजरात राज्य में हुआ था। और किस गांव में हुआ था, तो टंकारा नामक ग्राम में हुआ था, तो ये भी साथ में आपको याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 14 नंबर प्रश्न है कि आलस कथा पाठ किस ग्रंथ से संग्रहित है। यहाँ पे आपको बताना है कि जो आलस कथा पाठ है वो किस जो ग्रंथ से संग्रहित है, ये आपको बताना है। तो जो आलस कथा पाठ है ये पुरुष परीक्षा से संकलित है, इसे आपको याद रखना है, यानी यहाँ पे बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न यहाँ पे 15 नंबर प्रश्न है कि गम जोड़ कितन से कौन सा शब्द बनेगा। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है कि गम जोड़ कितन से कौन सा शब्द बनेगा, तो गतियह बनेगा, यहाँ पे आपको याद रखना है, यानी यहाँ पे ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है, तो एक भी प्रश्न आप स्किप मत कीजिएगा। वीडियो को प्लीज आप लोग शुरू से लेके अंत तक जरूर देखिएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 16 नंबर भी प्रश्न काफी महत्वपूर्ण है कि 16 नंबर प्रश्न यहाँ पे देखिए मंगलम पाठ का प्रथम मंत्र किस उपनिषद से लिया गया है। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है कि मंगलम पाठ का प्रथम मंत्र किस उपनिषद से लिया गया है, तो ये ईश्वास्योपनिषद से लिया गया है, इसे आपको याद रखना है, यानी यहाँ पे सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। मंगलम पाठ का प्रथम मंत्र किस उपनिषद से लिया गया है, जो पहला मंत्र है, यहाँ पे पहला मंत्र पूछा है, पहला मंत्र किस उपनिषद से लिया गया है, तो ईश्वास्योपनिषद से लिया गया है, इसे आपको याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 17 नंबर प्रश्न है कि बुद्ध के समय पटना का नाम क्या था। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है कि बुद्ध के समय पटना का क्या नाम था, तो पाटलीग्राम नाम था, इसे आपको याद रखना है। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है, यानी यहाँ पे बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न यहाँ पे 18 नंबर प्रश्न है कि जगत जोड़ गौरव की संधि विच्छेद है। यहाँ पे आपको बताना है कि जगत जोड़ गौरवम की संधि विच्छेद क्या होगा, तो जगत गौरवम होगा, यानी यहाँ पे ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है, तो एक भी प्रश्न आप स्किप मत कीजिएगा। वीडियो को प्लीज आप लोग शुरू से लेके अंत तक जरूर देखिएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न यहाँ पे 19 नंबर प्रश्न है कि बिहार की राजधानी नगर कौन सा है। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है कि बिहार का राजधानी नगर कौन सा है, तो पाटलिपुत्रम है, इसे आपको याद रखना है, यानी यहाँ पे ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 20 नंबर प्रश्न है कि त्रिभुवम में कौन सा समास है। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है 20 नंबर। यहाँ पे आपको बताना है कि त्रिभुवम में कौन सा समास है, तो द्विगु समास है, इसे आपको याद रखना है, यानी यहाँ पे डी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न यहाँ पे 21 नंबर प्रश्न भी काफी महत्वपूर्ण है। 21 नंबर प्रश्न है कि गंगा हिमालयात निसरती के निसरती पद में कौन सा उपसर्ग है। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है कि गंगा हिमालयात निसरती के निसरती पद में कौन सा उपसर्ग है, तो निह उपसर्ग है, इसे आपको याद रखना है, यानी यहाँ पे बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 22 नंबर प्रश्न है कि कर्मधारय समास का उदाहरण कौन सा है। इसमें से आपको बताना है कि कौन कर्मधारय समास का उदाहरण है, तो यहाँ पे महापुरुष क्या है, कर्मधारय समास का उदाहरण है, यानी यहाँ पे डी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 23 नंबर प्रश्न है कि भारत महिमा पाठ का प्रथम पद किस पुराण से संकलित है। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है। 23 नंबर प्रश्न काफी महत्वपूर्ण है कि भारत महिमा पाठ का प्रथम पद किस पुराण से संकलित है, तो ये विष्णु पुराण से संकलित है, इसे आपको याद रखना है। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है, यानी यहाँ पे ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 24 नंबर भी प्रश्न काफी महत्वपूर्ण है कि वरदाम्बिका परिणय चंपू किसकी रचना है। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है, इसका पूरा नाम क्या है, तो वरदाम्बिका परिणय चंपू काव्य, ये किसकी रचना है, तो ये किसकी रचना है। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है 24 नंबर, तो ये तिरुलांबा का ये रचना है, इसे आपको याद रखना है। वरदाम्बिका परिणय चंपू काव्य ये किसकी रचना है, तो तिरुलांबा का है, यानी यहाँ पे सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 25 नंबर प्रश्न
प्रश्न है कि यहाँ पे देखिए नदियां समुद्र में कैसे मिलती हैं। यहाँ पे आपको बताना है कि जो नदियां हैं वो समुद्र में कैसे मिलती हैं। तो नाम और रूप दोनों को छोड़कर क्या होती हैं, जो नदियां होती हैं वो समुद्र में मिल जाती हैं, यानी यहाँ पे सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है, तो एक भी प्रश्न आप स्किप मत कीजिएगा। वीडियो को प्लीज आप लोग शुरू से लेके अंत तक जरूर देखिएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 26 नंबर प्रश्न है कि लौकिक संस्कृत साहित्य में प्रायः कितनी कवित्रियों का पद मिलते हैं। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है 26 नंबर प्रश्न काफी महत्वपूर्ण है कि लौकिक संस्कृत साहित्य में प्रायः कितनी कवित्रियों के पद मिलते हैं। कितनी कवित्रियों का पद मिलता है, तो 44 कवित्रियों का यहाँ पे पद मिलता है, यानी यहाँ पे ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 27 नंबर प्रश्न है कि राम प्रवेश राम ने किस परीक्षा में विश्वविद्यालय में प्रथम स्थान प्राप्त किया था। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है कि जो राम प्रवेश राम थे वो किस परीक्षा में प्रथम स्थान प्राप्त किए थे, ये आपको बताना है। तो ये स्नातक की परीक्षा में प्रथम स्थान प्राप्त किए थे, यानी यहाँ पे बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 28 नंबर प्रश्न है कि कुल की रक्षा किससे होती है। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है कि कुल की रक्षा किससे होती है, तो वृत्ति से और चरित्र दोनों से होती है। तो इसे यहाँ पे डी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। कुल की रक्षा किससे होती है, तो वृत्ति से भी होती है और चरित्र से भी होता है, यानी यहाँ पे डी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 29 नंबर प्रश्न है कि सखा किस शब्द का रूप है। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है कि सखा किस शब्द का रूप है, तो सखी का रूप है, इसे आपको याद रखना है, यानी यहाँ पे ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 30 नंबर प्रश्न है कि कृतम में कौन सा प्रत्यय है। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है कि कृतम में कौन सा प्रत्यय है, तो कत यहाँ पे प्रत्यय है, इसे आपको याद रखना है, यानी यहाँ पे बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न यहाँ पे 31 नंबर प्रश्न है कि अनु उपसर्ग किस शब्द में नहीं है। यहाँ पे आपको बताना है कि अनु उपसर्ग किस शब्द में नहीं है। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है 31 नंबर कि अनु उपसर्ग किस शब्द में नहीं है, तो अनिच्छा में अनु उपसर्ग नहीं है, यानी यहाँ पे बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 32 नंबर प्रश्न है कि मंदाकिनी वर्णम पाठ किस ग्रंथ से संकलित है। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है कि यह जो मंदाकिनी वर्णम पाठ है ये किस ग्रंथ से संकलित है, तो ये रामायण से संकलित है, यानी यहाँ पे ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न यहाँ पे 33 नंबर प्रश्न है कि वैष्णव में कौन सा तद्धित प्रत्यय है। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है कि वैष्णव में कौन सा तद्धित प्रत्यय है। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है, तो अण क्या है, यहाँ पे वैष्णव में तद्धित प्रत्यय है, यानी यहाँ पे ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 34 नंबर प्रश्न है कि नर्तकी में कौन सा स्त्री प्रत्यय है। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है कि नर्तकी में कौन सा स्त्री प्रत्यय है, तो डी स्त्री प्रत्यय है, इसे आपको याद रखना है, यानी यहाँ पे बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 35 नंबर प्रश्न है कि सैसो अवस्था के संस्कार कितने हैं। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है कि सैसो अवस्था के संस्कार कितने होते हैं, तो 6 होते हैं, यानी षष्ठ होते हैं, यानी यहाँ पे डी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है, तो एक भी प्रश्न आप स्किप मत कीजिएगा। वीडियो को प्लीज आप लोग यहाँ पे शुरू से लेके अंत तक देखिएगा, और जो भी प्रश्न आपको याद नहीं है तो प्लीज आप लोग उसे नोटबुक पे लिख के जरूर याद कर लीजिएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 36 नंबर प्रश्न है कि कर्मकांड ग्रंथ किस शास्त्र के अंतर्गत है। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है कि कर्मकांड ग्रंथ किस शास्त्र के यहाँ पे अंतर्गत है, ये आपको यहाँ पे बताना है। 36 नंबर प्रश्न काफी महत्वपूर्ण है यहाँ पे कि कर्मकांड ग्रंथ किस शास्त्र के अंतर्गत है, तो ये है कल्प के अंतर्गत, तो इसे आपको याद रखना है, यानी यहाँ पे बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 37 नंबर प्रश्न है कि गम धातु के लट लकार प्रथम पुरुष बहुवचन का रूप कौन सा है। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है कि गम धातु के लट लकार प्रथम पुरुष बहुवचन का रूप कौन सा है, तो अगच्छनम है, इसे आपको याद रखना है, यानी यहाँ पे सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं 38 नंबर प्रश्न है कि निश्चयम शब्द में कौन सी संधि है। यहाँ पे आपको बताना है कि निश्चयम शब्द में कौन सी संधि है, तो निस जोड़
चयन है, यानी यहाँ पे देखिए विसर्ग संधि का ये क्या है, उदाहरण है, यानी यहाँ पे सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। निश्चयम शब्द में कौन सी संधि है, तो विसर्ग संधि है, यानी यहाँ पे सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। और संधि कितने प्रकार के होते हैं ये भी पूछता है, तो संधि 3 प्रकार के होते हैं। पहला होता है यहाँ पे स्वर संधि, दूसरा होता है व्यंजन संधि और तीसरा होता है विसर्ग संधि, तो इसे भी साथ में आपको याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 39 नंबर प्रश्न है कि अ जोड़ ए के मेल से कौन सा नया वर्ण बनेगा। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है कि अ जोड़ ए के मेल से कौन सा नया सा वर्ण बनेगा, तो ये ए बनेगा, इसे आपको याद रखना है, यानी यहाँ पे बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न यहाँ पे 40 नंबर प्रश्न है कि उक्ते कर्मणि प्रथम सूत्र का उदाहरण कौन सा है। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है कि उक्ते कर्मणि प्रथमा सूत्र का उदाहरण कौन सा है, तो श्यामः रावणे हन्यते, ये क्या है, इसका उदाहरण है, यानी यहाँ पे सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 41 नंबर प्रश्न है कि पिता पुत्रेण सह ग्रामः गच्छन्ति, इस वाक्य में पुत्रेण पद में किस सूत्र से तृतीय विभक्ति हुई है। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है कि पिता पुत्रेण सह ग्राम गच्छति, इस वाक्य के पुत्रेण पद में किस सूत्र से तृतीय विभक्ति हुई है। 41 नंबर प्रश्न काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है, तो यहाँ पे किस सूत्र से तृतीय विभक्ति हुई है, तो ये हुआ है संयुक्त प्रधान्य से, यानी यहाँ पे ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 42 नंबर प्रश्न है कि साहित्य तीस का विग्रह कौन सा है। इसमें से आपको बताना है कि साहित्यहास का विग्रह कौन सा है, तो साहित्य इतिहास होगा, यानी यहाँ पे क्या हो जाएगा, ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 43 नंबर भी प्रश्न काफी महत्वपूर्ण है कि कंपन राय की रानी कौन थी। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है कि कंपन राय की रानी कौन थी, तो कंपन राय की रानी गंगा देवी थी, इसे आपको याद रखना है, यानी यहाँ पे बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही हो जाएगा। कंपन राय की पत्नी कौन थी या रानी कौन थी, तो ये गंगा देवी थी, इसे आपको याद रखना है, यानी यहाँ पे बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 44 नंबर प्रश्न है कि मैत्रेयी का वर्णन किस उपनिषद में मिलता है। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है कि मैत्रेयी का वर्णन किस उपनिषद में मिलता है, काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है ये। 44 नंबर प्रश्न काफी महत्वपूर्ण है कि मैत्रेयी का वर्णन किस उपनिषद से मिलता है, तो ये मिलता है बृहदारण्यकोपनिषद में, यानी यहाँ पे सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 45 नंबर प्रश्न है कि कन्यादान किस संस्कार में होता है। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है कि कन्यादान किस संस्कार में होता है, तो ये विवाह संस्कार में होता है, यानी यहाँ पे डी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है, तो एक भी प्रश्न आप स्किप मत कीजिएगा, वीडियो को प्लीज आप लोग शुरू से लेके अंत तक देखिएगा, और इसमें से जो भी प्रश्न आपको याद नहीं है तो प्लीज आप लोग उसे लिख के एकदम याद कर लीजिएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 46 नंबर प्रश्न है कि काव्य मीमांसा के रचनाकार कौन है। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है 46 नंबर। यहाँ पे आपको बताना है कि काव्य मीमांसा के रचनाकार कौन है, तो राजशेखरा है, इसे आपको याद रखना है, यानी यहाँ पे ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 47 नंबर प्रश्न है कि चयनम का संधि विच्छेद कौन सा है। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है कि चयनम का संधि विच्छेद इसमें से कौन सा है, तो चे जोड़ अनम है, ये आपको याद रखना है, यानी यहाँ पे ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 48 नंबर प्रश्न काफी महत्वपूर्ण है कि अपनी भूख मिटाने के लिए भी कौन कुछ नहीं करता। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है कि अपनी भूख मिटाने के लिए भी कौन कुछ भी नहीं करता, तो जो आलसी लोग होते हैं ये कुछ भी नहीं करते हैं, यानी यहाँ पे बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 49 नंबर प्रश्न है कि रूपस्य योगनम का समस्त पद कौन सा है। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है कि रूपस्य योग्यम का समस्त पद कौन सा है, तो अनुरूपम है, इसे आपको याद रखना है, यानी यहाँ पे बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 50 नंबर प्रश्न है कि यहाँ पे देखिए दास्यति किस लकार का रूप है। यहाँ पे आपको बताना है कि दास्यति किस लकार का रूप है। 50 नंबर प्रश्न काफी महत्वपूर्ण है, यहाँ पे आपको बताना है कि दास्यति किस लकार का रूप है, तो ये लिट लकार का रूप है, इसे आपको याद रखना है, यानी यहाँ पे सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 51
51 नंबर प्रश्न है कि मंगलम पाठ में कितने मंत्र हैं। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है कि मंगलम पाठ में कितने मंत्र हैं, तो 5 मंत्र हैं, इसे आपको याद रखना है। यानी यहाँ पे बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 52 नंबर प्रश्न है कि सत्य का मुंह किस पात्र से ढका हुआ है। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है कि सत्य का मुंह किस पात्र से ढका हुआ है, तो हिरमणेय पात्र से ढका हुआ है, इसे आपको याद रखना है। यानी यहाँ पे ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 53 नंबर प्रश्न काफी महत्वपूर्ण है कि वेदा हेमंत पुरुष महंतम डैश विद्याते यनाय मंत्र किस उपनिषद से लिया गया है, तो ये मुंडकोपनिषद से लिया गया है। यानी यहाँ पे सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 54 नंबर प्रश्न है कि मेगास्थनीज पटना किसके समय में आया था। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है कि मेगास्थनीज पटना किसके समय में आया था, तो ये चंद्रगुप्त मौर्य के समय में पटना आया था। यानी यहाँ पे सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 55 नंबर प्रश्न है कि पाटल पुष्पों की यहाँ पे देखिए पुत्ती कला के रचना के आधार पर पटना का कौन सा नाम है पटना का, तो पाटलिपुत्र है, इसे आपको याद रखना है। यानी यहाँ पे सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न यहाँ पे 56 नंबर प्रश्न है कि पटना में कैमुदी महोत्सव कब मनाया जाता था। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है 56 नंबर कि पटना में कैमुदी महोत्सव कब मनाया जाता था, तो ये गुप्त वंश काल में मनाया जाता था, इसे आपको याद रखना है। यानी यहाँ पे ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 57 नंबर प्रश्न है कि पाटलिपुत्र पटना के नाम से कब प्रसिद्ध हुआ। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है कि पाटलिपुत्र पटना के नाम से कब प्रसिद्ध हुआ, तो ये मध्यकाल में प्रसिद्ध हुआ, इसे आपको याद रखना है। यानी यहाँ पे सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 58 नंबर प्रश्न है कि बीरेश्वर कौन था। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है कि बीरेश्वर कौन थे, जो बीरेश्वर थे वो कौन थे, तो ये मिथिला के मंत्री थे, इसे आपको याद रखना है। यानी यहाँ पे बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 59 नंबर प्रश्न है कि आलसशाला में आग क्यों लगाई गई। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है कि आलसशाला में आग क्यों लगाई गई, तो आलसियों की परीक्षा लेने के लिए लगाई गई। यानी यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आलसशाला में आग क्यों लगाई गई, तो आलसियों की परीक्षा लेने के लिए। यानी यहाँ पे बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है, तो एक भी प्रश्न आप स्किप मत कीजिएगा। वीडियो को प्लीज आप लोग शुरू से लेकर अंत तक देखिएगा, और इसमें जो भी प्रश्न आपको याद नहीं है तो प्लीज आप लोग उसे लिख के जरूर याद कर लीजिएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 60 नंबर प्रश्न है कि यज्ञवल्क्य ने आत्म तत्व की शिक्षा किसको दी थी। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है कि यज्ञवल्क्य ने आत्म तत्व की शिक्षा किसको दी थी, तो मैत्रेयी को दी थी, इसे आपको याद रखना है। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है, यानी यहाँ पे ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न यहाँ पे 61 नंबर प्रश्न है कि सर्व शुक्ला सरस्वती किसने कहा है। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है कि सर्व शुक्ला सरस्वती किसने कहा है, तो ये बाणभट्ट ने कहा है, इसे आपको याद रखना है। यानी यहाँ पे बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न यहाँ पे 62 नंबर भी प्रश्न काफी महत्वपूर्ण है कि गंगा देवी का समय क्या है। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है कि गंगा देवी का समय क्या है, तो गंगा देवी का जो समय है ये 14वीं सदी है, इसे आपको याद रखना है। यानी यहाँ पे ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न यहाँ पे 63 नंबर भी प्रश्न काफी महत्वपूर्ण है। 63 नंबर प्रश्न है कि आधुनिक काल की संस्कृत कवियत्री कौन है। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है कि आधुनिक काल की संस्कृत कवियत्री कौन है। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है 63 नंबर, तो कौन है, तो ये विजयांका है, इसे आपको याद रखना है। यानी यहाँ पे बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 64 नंबर प्रश्न है कि किसके गीत देवता भी गाते हैं। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है कि किसके गीत देवता भी गाते हैं, तो भारतवर्ष के गीत देवता भी गाते हैं। यानी यहाँ पे ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है, तो एक भी प्रश्न पे स्किप मत कीजिएगा। वीडियो को प्लीज आप लोग शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखिएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 65
65 नंबर प्रश्न है कि प्राचीन संस्कृति की पहचान किससे होती है। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है कि प्राचीन संस्कृति की पहचान किससे होती है, तो संस्कारों से होता है, इसे आपको याद रखना है। यानी यहाँ पे बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 66 नंबर प्रश्न है कि सीमांतोन्नयन किस प्रकार का संस्कार है। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है 66 नंबर। यहाँ पे आपको बताना है कि सीमांतोन्नयन किस प्रकार का संस्कार है। तो जो सीमांतोन्नयन संस्कार है ये सीमांतोन्नयन संस्कार कौन सा संस्कार होता है, तो ये जन्म पूर्व संस्कार होता है। यानी यहाँ पे ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। सीमांतोन्नयन किस प्रकार का संस्कार है, तो ये जन्म पूर्व संस्कार है। यानी यहाँ पे ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न यहाँ पे 67 नंबर प्रश्न है कि प्राचीन काल में शिष्यों को क्या कहा जाता था। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है कि प्राचीन काल में शिष्यों को क्या कहा जाता था, तो ब्रह्मचारी कहा जाता था। यानी यहाँ पे बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न यहाँ पे 68 नंबर प्रश्न है कि नीति श्लोका पाठ किस ग्रंथ से संकलित है। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है कि नीति श्लोका पाठ किस ग्रंथ से संकलित है, तो ये विदुर नीति से संकलित है। यानी यहाँ पे ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 69 नंबर प्रश्न है कि स्वामी दयानंद के बचपन का नाम क्या था। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है कि स्वामी दयानंद के बचपन का नाम क्या था, तो मूल शंकर था, इसे आपको याद रखना है। यानी यहाँ पे सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 70 नंबर प्रश्न है कि मंदाकिनी वर्णम पाठ के कवि कौन है। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है कि मंदाकिनी वर्णम पाठ के कवि कौन है। 70 नंबर प्रश्न काफी महत्वपूर्ण है कि मंदाकिनी वर्णम पाठ के कवि कौन है, तो ये वाल्मीकि हैं, इसे आपको याद रखना है। यानी यहाँ पे सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 71 नंबर प्रश्न है कि व्याघ्र पथिका कथा पाठ के रचनाकार कौन है। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है कि व्याघ्र पथिका पाठ के रचनाकार कौन है, यानी रचयिता कौन है, तो नारायण पंडित है, इसे आपको याद रखना है। यानी यहाँ पे बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 72 नंबर प्रश्न है कि कणस्य दान वीरता पाठ किस ग्रंथ से संकलित है। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है कि कणस्य दान वीरता पाठ किस ग्रंथ से संकलित है, तो ये कणभार से संकलित है, इसे आपको याद रखना है। यानी यहाँ पे ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 73 नंबर प्रश्न है कि न्याय दर्शन के प्रवर्तक कौन है। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है कि न्याय दर्शन के प्रवर्तक कौन है, तो गौतम है, इन्हें आपको याद रखना है। यानी यहाँ पे बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 74 नंबर प्रश्न है कि आर्यभट्टनम की रचनाकार कौन है। यहाँ पे आपको बताना है कि आर्यभट्टनम की रचना किसकी रचना है, तो ये आर्यभट्ट की रचना है, इसे आपको याद रखना है। यानी यहाँ पे डी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 75 नंबर प्रश्न है कि निर्मलम का संधि विच्छेद क्या होगा। यहाँ पे आपको बताना है कि निर्मलम का संधि विच्छेद क्या होगा, तो निर्जोड़ मलम होगा। यानी यहाँ पे सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आप यहाँ पे 75 काफी महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव प्रश्न आप लोग यहाँ पे देख चुके हैं, और इसमें से जो भी प्रश्न आपको याद नहीं है तो प्लीज आप लोग उसे लिख के याद कर लीजिए, क्योंकि काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है। और यहाँ पे देख लीजिए आपके लिए होमवर्क प्रश्न है कि पटना में बहुत बार कौन आए। यहाँ पे आपको बताना है कि पटना में बहुत बार कौन आए। ए ऑप्शन है महावीर, बी ऑप्शन है अकबर, सी ऑप्शन है दशरथ, डी ऑप्शन है भगवान बुद्ध। तो जो भी ऑप्शन आपको सही लगे वो आप हमें क्या कर दीजिएगा, कॉमेंट कर दीजिएगा। वीडियो को लाइक नहीं किए तो प्लीज आप लोग वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, अपने दोस्तों के पास इस वीडियो को जरूर शेयर कीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके साथ में बेल आइकन को ऑल पे दबा लीजिएगा, ताकि जब भी क्लास हो तो आपके पास नोटिफिकेशन पहुंचता रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिए, मन लगा के पढ़ाई कीजिए। टेक केयर एंड बाय।